और शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको हमने सचिन वाजे की साजिश वाली कारें दिखाई थी, लेकिन आप देख के दंग और हैरान रह जाएंगे कि एक दो नहीं, कार के बाद कार, न जाने कितनी कारें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे इस वॉल पर एक दो नहीं, एक कार, दो कार, तीन कार, चार कार, पांच कार और अब साजिश की 7 कार। देखिए जरा, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली कार, दूसरी कार, तीसरी कार, चौथी कार, पांचवी कार और छठी कार, एक के बाद एक कार आ गई है 6, लेकिन अब 7वीं कार आपको हम दिखाने जा रहे हैं। जरा देखिए 7वीं कार। सवाल ये कि आखिर साजिश की कितनी कारें। देखिए रिपोर्ट। वाजे का एक और कारनामा। सामने आई वाजे की एक और कार। हत्या, कार और साजिश। एंटीलिया साजिश में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एनआईए तेजी से इस मामले में जांच कर रही है और सचिन वाजे से जुड़ी हर कड़ी को खंगाल रही है। इस कड़ी में एनआईए ने वाजे की एक और लग्जरी कार का पता लगा लिया है। सचिन वाजे के नाम पर रजिस्टर एक और गाड़ी एनआईए की ओर से लोकेट की गई है और लोकल पुलिस की ओर से यहाँ पर जो पूरी जांच की गई, उसी जांच के दौरान ये पता चला कि ये गाड़ी 15 दिन से ज़्यादा हो चुका है। और इम्पोर्टेंटली जो रजिस्ट्रेशन पर, जो गवर्नमेंट वेबसाइट पर देखे गए तो वहाँ पर सचिन वाजे का नाम था और तुरंत ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इसके बारे में जानकारी दी गई। नवी मुंबई के कमोठे इलाके में सचिन वाजे की कार मिली। खास बात यह है कि इसके मालिक के तौर पर सचिन वाजे का नाम दर्ज है। इस कार को सोसाइटी के बाहर पार्क किया गया था, जो पिछले 1.5 महीने से वहीं खड़ी थी। अब तक वाजे के पास 7 कार बरामद हो चुकी हैं, जिनमें रची गई एंटीलिया केस की पूरी साजिश। सबसे पहले स्कॉर्पियो मिली, फिर इनोवा, फिर 2 मर्सिडीज सामने आई, एक लैंड क्रूजर प्राडो, एक काली वॉल्वो कार और मित्सुबिशी की एक और लग्जरी कार एनआईए ने तलाश कर ली है। महाराष्ट्र एटीएस ने 22 मार्च को दमन से वॉल्वो कार D50 नंबर MH05 DH6789 जब्त की थी, जिसे आज एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एटीएस थाने से। ये गाड़ी वोल्वो कार जो कि दमन से बरामद की गई थी, वो ले आई गई है। नंबर बताते हैं MH05 8H6789। ये गाड़ी का नंबर जो कि दमन से लाई गई थी, एटीएस ने इस गाड़ी को बरामद किया था। और अब देखिए, अब इसकी जांच की जाएगी। बताया जा रहा है फॉरेंसिक टीम इसकी जांच करेगी और बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस इससे बरामद हो सकते हैं। ये वोल्वो कार जांच एजेंसियों के लिए अहम सबूत साबित हो सकती है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां वाजे की महंगी कारों की बारीकी से तलाशी ले रही हैं, ताकि हर कार में छिपे एक एक सबूत को खंगाला जा सके। इस मामले में एनआईए को वाजे की एक ऑडी कार और स्कोडा कार की भी तलाश है, जिनका अब तक पता नहीं चल सका है। सीधे तस्वीरें हम एनआईए ऑफिस से देख रहे हैं, जहां पर आउटलैंडर कार जिसको लेकर लगातार जो बताया जा रही थी कि सचिन वाजे के रजिस्ट्रेशन पर है, वो अब कार एनआईए ऑफिस में पहुंच चुकी है। हम देख रहे सीधे तस्वीरें, जहां पर एनआईए ऑफिस की निगरानी पर ये आज गाड़ी लाई गई थी। तो कार पे कार 7वीं कार मिल गई है। ये 7वीं मित्सुबिशी कार। सोचिए, सचिन वाजे जो 50 से 60 हजार जिसकी तनख्वाह है सिर्फ, वो लाखों की गाड़ियां चला रहा है। कारों की लंबी फेहरिस्त है। जरा मैं दिखाऊं आपको, एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूं। ये कार, स्कॉर्पियो कार जो एंटीलिया के बाहर खड़ी थी, कीमत 10 से 15 लाख रुपए, सचिन वाजे की तनख्वाह 50 से 60 हजार। दूसरी गाड़ी मैं आपको दिखाऊं, दूसरी गाड़ी है, कीमत है 15 से 20 लाख रुपए। 15 से 20 लाख रुपए इस गाड़ी की कीमत है। सचिन वाजे की तनख्वाह 50 से 60 हजार रुपए। तीसरी गाड़ी मैं आपको दिखाऊं, कीमत 1 करोड़ के आसपास। ये मर्सिडीज है। इस मर्सिडीज ने बम फोड़ा था, यानी इससे बहुत सी चीजें निकली थी। मैं आपको बार फिर याद दिला रहा हूं। सोचिए, सचिन वाजे सिर्फ 50 से 60 हजार कमाता था और गाड़ी चला रहा था 1 करोड़ के आसपास की। दूसरी एक और मर्सिडीज जिसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास। तीसरी लैंड क्रूजर, देखिए 1 करोड़ के आसपास कीमत। और ये कार वॉल्वो 50 से 75 लाख रुपए तक की इसकी कीमत सचिन वाजे के पास थी। एक और गाड़ी मैं आपको दिखाता हूं, जो गाड़ी
मित्सुबिशी आज मिली है 32,30,000 रुपए की ये गाड़ी है, 32,30,000 की गाड़ी। और सोचिए ये गाड़ी भी चला रहा था सचिन वाजे। अब आपको दिखाते हैं इन गाड़ियों के जरिए कौन सी साजिश रची गई, जरा ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्कॉर्पियो आपको दिख रही है, इस स्कॉर्पियो में जिलेटिन की 20 छड़ें रखी हुई थी। जी हां, दूसरी मैं आपको दिखाऊं, धमकी की चिट्ठी भी इसी स्कॉर्पियो में थी, यानी जो धमकी भरी चिट्ठी हमने आपको कल दिखाई थी वो इस स्कॉर्पियो गाड़ी में रखी गई थी। एक बैग भी इसी स्कॉर्पियो में मिला था, न सिर्फ एक बैग, इसके अलावा आपको दिखाऊं मैं कई नंबर प्लेट्स, जो फर्जी फेक नंबर प्लेट्स थी वो भी इसी कार में रखी गई थी। एक और गाड़ी मैं आपको दिखाऊं कि साजिश पर साजिश, ये जो आप देख रहे हैं मर्सिडीज से स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट मिली। सोचिए जो स्कॉर्पियो से पहले हमने आपको दिखाई उसकी नंबर प्लेट इस मर्सिडीज के अंदर रखी थी, यानी वो फर्जी नंबर प्लेट स्कॉर्पियो पर लगाई गई थी। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा कैश भी इस मर्सिडीज के अंदर मौजूद था, एनआईए को मिला है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं नोट गिनने की मशीन, सवाल यही उठा कि आखिर सचिन वाजे ऐसा क्या करता था जिसकी तनख्वाह 50 से 60 हजार हो, उसने नोट गिनने की मशीन मर्सिडीज में रख रखी थी। सवाल यही है। अगली गाड़ी देखिए, वॉल्वो से क्या मिला। वॉल्वो से एक जीन्स मिली है, जल्दी से मैं आपको दिखाऊंगा। एक जीन्स मिली है वॉल्वो से, शर्ट मिली है एक वॉल्वो से, इसके अलावा सैनिटाइजर मिला है। इसके अलावा सैनिटाइजर के अलावा मोबाइल चार्जर इस मर्सिडीज से मिला है, वॉल्वो से मिला है। मोबाइल बॉक्स मिला है, 2 बोतलें मिली हैं और 2 बोतलों के अलावा वॉल्वो से ये सारी चीजें मिली हैं। सवाल ये है कि आखिर साजिश की कितनी कारें। लेकिन सभी के जहन में एक सवाल आता है और सवाल ये कि ये सब कुछ सचिन वाजे अकेले कर रहा था। क्या सचिन वाजे ये पूरी साजिश और इतनी बड़ी साजिश अकेले रच सकता था, या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है, या सचिन वाजे सिर्फ मोहरा है। दरअसल शतरंज की बिसात पर सचिन वाजे मोहरा था, चाल कोई और चल रहा था। देखिए जरा। सचिन वाजे, जिस पर एंटीलिया से लेकर मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश का आरोप है, लेकिन लाख टके का एक सवाल कि क्या सचिन वाजे ने पूरी साजिश अकेले रची या पर्दे के पीछे कोई और चेहरा है जो अब तक सामने नहीं आया। अब तक की जांच में यह बात तो जाहिर हो चुकी है कि वाजे तो बस एक मोहरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सहायक पुलिस निरीक्षक यानी एपीआई इतनी बड़ी साजिश को अकेले तो अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता। सचिन वाजे खुद भी एनआईए के स्पेशल कोर्ट के सामने यह बात कह चुका है कि उसे सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जाहिर तौर पर इसके पीछे कोई तो है जो इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड है, जिसके कहने पर इस पूरी साजिश का ताना बाना बुना गया और जिसके इशारे पर वाजे ने इस साजिश की तमाम कड़ियों को जोड़ा। तो सवाल यही है कि सचिन वाजे अकेले साजिश नहीं रच सकता, किसी भी सामान्य सोच वाला इस बात को बखूबी समझ सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है। आइए आपको बताते हैं हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि सचिन वाजे अकेले साजिश नहीं रच सकता। उसके पीछे बड़ी वजह जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि बड़ी वजह यह है कि सचिन वाजे अकेले साजिश नहीं रच सकता। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि सचिन वाजे आखिर क्यों यह साजिश अकेले नहीं रच सकता। क्यों? क्योंकि इस पूरी साजिश में पैसों का इस्तेमाल होना था और सचिन वाजे की कमाई सिर्फ 50 से 60 हजार रुपए। ये देखिए, अकेले साजिश नहीं रच सकता सचिन वाजे। जी हां, क्यों नहीं रच सकता ये हम आपको बताएंगे। सवाल यह है कि आखिर साजिश के लिए इतने पैसे कहां से आएंगे सचिन वाजे के पास। न सिर्फ पैसे बल्कि सचिन वाजे के पास सोर्स का इनकम कोई नहीं है जो ये पूरा षड्यंत्र रच सके। सोर्स का इनकम नहीं तो सवाल ये किसी का नाम सचिन वाजे ने अब तक नहीं लिया। बड़ी बात आपके जहन में होगी, सचिन वाजे ने अब तक मुंह नहीं खोला है, किसी और का नाम नहीं लिया और कई बड़े चेहरे शामिल हैं। सवाल यह है कई बड़े चेहरे शामिल हैं, ये सिर्फ हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी यह बात कही है कि इसके पीछे कई लोग शामिल हैं। तो आखिर कौन वो लोग हैं? फडणवीस किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? फडणवीस खुद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। सुनिए जरा। बड़ा मजेदार केस है कि जिसने केस किया वही आयो था पहले, यानी हम कहते ना सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, इस प्रकार की अवस्था थी। मैं एनआईए से
और जांच एजेंसियों से एक्सपेक्ट करता हूं कि भले ही कितना प्रेशर आए और कितने भी सरकार में किसी भी ओहदे पर बैठे हुए लोग हो, उन तक अगर ये कड़ी जाती है, सचिन वाजे के ऑपरेटर्स कौन है ये ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। तो आपने सुना देवेंद्र फडणवीस को, वो साफ इशारा कर रहे थे कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, कोई बड़ी साजिश है। और क्या यही वजह है कि सचिन वाजे बार बार मना कर रहा है, सचिन वाजे बार बार इनकार कर रहा है और नकार रहा है। वो कह रहा है कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो आखिर इसके पीछे है कौन? देखिए जरा अब तक सचिन वाजे ने क्या क्या कहा है, क्योंकि वो अब तक आरोपों को नकारता रहा है। सचिन वाजे एनआईए की कस्टडी में है, उस पर हर रोज सवालों का हंटर चलाया जा रहा है। साजिश के तार पर उससे जवाब मांगा जा रहा है। एटीएस और एनआईए ने अब तक जो जांच की, उसमें वाजे ने केस में शामिल होने के बारे में कुछ भी स्वीकार नहीं किया है। खुद वाजे को जब 25 मार्च को अदालत में पेश किया गया तो उसने कहा था, मुझे बलि का बकरा बनाया गया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, साजिश के पीछे कुछ और है, कोर्ट से साझा करने की इजाजत चाहिए। मैं जांच अधिकारी था और जांच कर रहा था, अचानक कुछ हुआ, 13 तारीख को एनआईए गया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एनआईए ने कोर्ट से कहा सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहा। एनआईए के साथ एटीएस ने भी यह दावा किया कि वाजे ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। महत्वाचे ठिकाण्याचे सीसीटीव्हीचे फुटेज प्राप्त करण्याचा कामकाज चालू आहे। आरोपींनी काही ठिकाण्याचे सीसीटीव्ही फुटेज प्राप्त करून नष्ट केल्याचे पुरावे सुद्धा समोर येत आहेत। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सचिन वाजे अगर इस साजिश में शामिल था और सचिन वाजे को ही जांच दे दी गई, तो सचिन वाजे ने मोबाइल पर एक स्टेटस लगाया। जरा ध्यान से पढ़िएगा सचिन वाजे का स्टेटस। उसने लिखा, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। एक मिनट रुकिए। सचिन वाजे ने जो बात लिखी, इतिहास खुद को दोहरा रहा है, वो इसलिए कल हमने आपको बताया था कि सचिन वाजे पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ख्वाजा यूनुस की हत्या का आरोप लगा था और उसके बाद वो सस्पेंड हो गया। सचिन वाजे अपने स्टेटस पर लिखकर यही कहना चाह रहा था कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, यानी उसके साथ जो कुछ हो रहा है ये 16 साल वाली घटना है। यानी वो कहना चाह रहा था 16 साल पहले जो ख्वाजा यूनुस की हत्या हुई या आरोप लगे, उसमें इसी तरह की स्थिति उसकी जिंदगी में पैदा हुई। सचिन वाजे ने आगे स्टेटस में लिखा, सहयोगी जाल बिछा रहे, यानी सचिन वाजे कह रहा था कि उसको फंसाया जा रहा है। सहयोगी कौन है यह बड़ी बात है, वो किसे सहयोगी कह रहा था। इसके आगे स्टेटस में उसने लिखा कि बचने की उम्मीद नहीं है, यानी सचिन वाजे स्टेटस में लिख रहा है कि उसके बचने की उम्मीद नहीं है। और आखिरी लाइन जो उसने लिखी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आखिरी में लिख रहा है, अलविदा कहने का समय आ गया। सचिन वाजे ने यह स्टेटस लगाया। अब सवाल यह कि सचिन वाजे ने यह स्टेटस क्यों लगाया? क्या सचिन वाजे कोई गलत कदम उठाने वाला था? और सचिन वाजे गलत कदम उठाता उससे पहले उस पर एक्शन हो गया। आइए आपको बताते हैं सचिन वाजे पर एक्शन क्या हुआ। सचिन वाजे पर एक्शन यह हुआ दरअसल कि सचिन वाजे के इस स्टेटस लगाने के बाद सचिन वाजे दरअसल एनआईए की इस पर नजर गई। 13 मार्च को ही एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया, यानी 12 मार्च को स्टेटस लगाया और 13 मार्च को गिरफ्तारी हो गई सचिन वाजे की। क्या सचिन वाजे कोई गलत कदम उठा सकता था? दोपहर में सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा सुबह वाजे ने यह स्टेटस लगाया था। सोचिए, सुबह स्टेटस लगाया और दोपहर को गिरफ्तारी हो गई। तो सवाल यह कि सचिन वाजे दरअसल क्यों इतना अति आत्मविश्वास में था? क्यों सचिन वाजे इतना ओवर कॉन्फिडेंट था? और क्या सचिन वाजे का यह अति आत्मविश्वास ही उसे ले डूबा? क्या इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने सचिन वाजे को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया? देखिए इस पूरी साजिश के दरमियान एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि वाजे आखिर इस केस में फंसा कैसे? दरअसल सचिन वाजे को पूरा भरोसा था कि एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो में जिलेटिन मिलने की जांच उसके पास ही आएगी। शुरुआत में हुआ भी कुछ ऐसा ही। जाहिर है कि वाजे ये सोच रहा था कि वो जांच करेगा और उसकी रिपोर्टिंग मुंबई पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर परमवीर सिंह की होगी।
वाजे अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इस केस में बुरा फंस गया। दरअसल वाजे ने उस गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें रखकर सबसे बड़ी गलती कर दी। जिलेटिन की छड़ों की वजह से इस केस में एनआईए की एंट्री हुई और ऐसे में ये केस वाजे के हाथ से निकल गया। इसके बाद एनआईए ने साजिश की कड़ियां जोड़नी शुरू की तो तार वाजे तक पहुंच गए, जिसके बाद वाजे के तमाम मंसूबे धरे के धरे रह गए और वाजे एंटीलिया केस में बुरी तरह फंस गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि वाजे कैसे अपनी ही साजिश के शिकंजे में फंस गया। देखिए जरा, एक नजर में देखिए वाजे कैसे पूरी साजिश बेनकाब हो गई। दरअसल एनआईए को आतंकी साजिश की जांच एनआईए करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, एनआईए आतंकी साजिशों की जांच करती है। वाजे ने क्या गलती की कि जिलेटिन जो मिला उसी से एनआईए की एंट्री हुई। वाजे अगर शायद कुछ और साजिश रचता तो एनआईए की एंट्री नहीं होती, लेकिन आतंकी घटनाओं की जांच एनआईए ही करती है। एनआईए ने केस की जांच तेजी से शुरू कर दी और इतनी तेजी से शुरू की कि वाजे दरअसल सबूत नष्ट नहीं कर पाया। वाजे को बड़ा झटका लगा जब एनआईए को जांच सौंप दी गई है और एनआईए को जांच सौंपे जाने के बाद वाजे के लिए बड़ी चुनौती यह थी कि दरअसल वाजे सोच रहा था कि पूरी साजिश रचूंगा मैं, उसके बाद मुझे को सीआईयू की जांच मिलेगी। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में वाजे था और सीआईयू जांच के बाद वाजे इस पूरे मामले को रफा दफा कर देगा, सारे सबूत नष्ट कर देगा। लेकिन एनआईए की जांच फौरन बिठा दी गई और जिलेटिन की वजह से वाजे फंस गया। तो वाजे फिलहाल शिकंजे में है और 3 तारीख तक एनआईए की रिमांड पर है। वाजे से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं, वाजे से जब पूछा गया कि आखिर तुमने साजिश क्यों रची, कल हमने आपको बताया था कि वाजे पर दरअसल ख्वाजा यूनुस की हत्या का आरोप है। तो वाजे का कहना था कि दरअसल वो अपनी छवि सुधारना चाहता था, इसलिए उसने साजिश रची। लेकिन यह बात किसी के गले उतर नहीं सकती, इसलिए अभी भी एनआईए को तलाश है उस मास्टरमाइंड की, एनआईए को तलाश है उस शख्स की जिसने पूरे शतरंज की बिसात बिछाई है, वाजे जिसका मोहरा है। अब बात एक और शख्स की, क्योंकि इस साजिश का एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितने किरदार हैं, एक एक करके वो सामने आ रहे हैं। बात उनकी, वाजे का मास्टरमाइंड कोई और था, लेकिन वाजे के राइट और लेफ्ट हैंड भी थे। उनमें था एक विनायक शिंदे जो कि कांस्टेबल था, दूसरा था बुकी धोरे। दोनों की आज कस्टडी खत्म हो रही थी एनआईए की, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद कोर्ट ने उनकी कस्टडी और बढ़ा दी है। देखिए जरा वाजे के राइट और लेफ्ट हैंड का रोल क्या है। एंटीलिया साजिश से लेकर मनसुख के मर्डर तक 2 और किरदार हैं, विनायक शिंदे और बुकी नरेश। शिंदे महाराष्ट्र पुलिस से निलंबित कर्मचारी है और नरेश धरे सटोरिया। दोनों को एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 30 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया था। आज दोबारा दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। एनआईए के जो ड्राइवर्स उसे मिट्टी रिवर पर गए थे, जिसमें देखा गया कि नंबर प्लेट्स पाए गए थे, 2 सीपीयूज पाए गए थे। ये सारी जानकारी भी आज कोर्ट के सामने गई, जिसके बाद स्पेशल एनआईए कोर्ट की ओर से ये डिसीजन दिया गया कि दोनों को, यानी विनायक शिंदे और नरेश धरे को 7 अप्रैल तक जो है एनआईए की कस्टडी दी जाए। एनआईए ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड की मांग की, जिस पर अदालत ने आरोपियों को 3 अप्रैल तक एनआईए कस्टडी में भेज दिया। अदालत में एनआईए ने कहा 2 मोबाइल फोन और 1 आईफोन, 1 कबूलनामा एनआईए के पास है, 7 सिम कार्ड एनआईए को मिले हैं, 1 दस्तावेज भी मिला है, जिस दस्तावेज में 14 नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर सचिन वाजे को दिए गए, यही सिम साजिश में इस्तेमाल हुए। हमें वाजे, शिंदे और धरे को बिठाकर पूछताछ करनी है। मीठी नदी से भी हमें बहुत अहम सबूत मिले हैं। 1 मोबाइल फोन की तलाश है जिसे इस साजिश में इस्तेमाल किया गया और 2 और सिम कार्ड की तलाश है। तो अब यह तय हो चुका है कि साजिश को लेकर वाजे और शागिर्दों से भी पूछताछ होगी। हर प्यादे का राज खुलेगा और वजीर का नाम का खुलासा होगा। और आइए अब आपको बताते हैं दरअसल बड़ी चीज क्या है। बड़ी चीज यह है कि एनआईए कोर्ट ने इन दोनों को रिमांड बढ़ा दी है, यह कहते हुए एनआईए ने कि तीनों को साथ बैठाकर, यानी सचिन वाजे, विनायक शिंदे और धोरे को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है, तभी यह साजिश बेनकाब होगी। लेकिन आपको बताते हैं आखिर विनायक शिंदे और धोरे ने किया क्या।
दरअसल 14 सिम कार्ड में पूरी साजिश है। आइए करीब मैं आपको दिखाता हूं। यह है 14 सिम कार्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 ये और 7 ये, 14 सिम कार्ड्स में पूरी साजिश है। न सिर्फ ये 14 सिम कार्ड, मैं आपको दिखाऊं 7 सिम कार्ड बरामद हो गए। 7 सिम कार्ड, जी हां, 14 में से ये जो पीले सिम कार्ड आप देख रहे हैं, 7 सिम कार्ड एनआईए ने बरामद कर लिए हैं। तो सवाल ये है कि अब आखिर साजिश का खुलासा कैसे होगा। दरअसल अगर मैं आपको दिखाऊं 5 सिम कार्ड, 7 में से 5 सिम कार्ड सचिन वाजे के पास मिल गए हैं। क्या इन 5 सिम कार्ड का इस्तेमाल सचिन वाजे ने एंटीलिया साजिश को रचने के लिए किया है? क्या इन 5 सिम कार्ड के जरिए सचिन वाजे ने फोन किया है? सचिन वाजे ने, क्या मनसुख ने फोन किया? मनसुख ने फोन किया, मनसुख हिरेन को फोन किया शिंदे ने। यह भी आपको हम बताएंगे, ये भी ग्राफिक्स का हिस्सा है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये जो सिम कार्ड जिस शख्स ने दिए वो शख्स गिरफ्त में है। उस शख्स से भी आज पूछताछ हुई और इसका गुजरात कनेक्शन क्या है, देखिए जरा। एंटीलिया केस से लेकर मनसुख के मर्डर की जो साजिश रची गई, उसका तार गुजरात के अहमदाबाद से जुड़ता है। अहमदाबाद से जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था, उसे एटीएस ने एनआईए के हवाले कर दिया। एटीएस ने बोरीवली के रहने वाले एक शख्स को आज एनआईए के सुपुर्द किया है और माना जा रहा है कि ये वही शख्स है जिसने सिम कार्ड्स बनाए थे और सिम कार्ड्स इसी व्यक्ति ने नरेश धरे को सौंपे थे और नरेश धरे ने वही सिम कार्ड्स विनायक शिंदे को दिए और विनायक शिंदे ने उसी सिम कार्ड को सचिन वाजे तक पहुंचाया था। और एक मोबाइल फोन का भी जिक्र किया जा रहा है जिसका सीधा कनेक्शन मनसुख हिरेन की हत्या से है। सिम कार्ड का बंदोबस्त बुकी नरेश ने इसी शख्स से कराया था। आरोप है कि बुकी नरेश ने ही सिम कार्ड विनायक शिंदे को सौंपे और फिर सिम सचिन वाजे के पास पहुंचे। और आइए अब आपको मैं दिखाता हूं, खबरों में आगे बढ़ते हुए, इस पूरी साजिश में सबसे बड़ा बम तब फूटा जब परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखी। परमवीर सिंह अब हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। हाईकोर्ट में जो याचिका परमवीर सिंह ने लगाई है, देखिए जरा, ये याचिका लगाई है हाईकोर्ट में। इसमें कल सुनवाई होनी है परमवीर सिंह की याचिका में। परमवीर सिंह ने लिखा है कि देशमुख यानी गृह मंत्री के खिलाफ जांच हो। परमवीर सिंह ने इस याचिका में साथ ही साथ लिखा है कि देशमुख के खिलाफ सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे। और उन्होंने अपने तबादले का भी जिक्र किया है क्योंकि उनका ट्रांसफर कर दिया गया। 2 साल किसी कमिश्नर का, उच्च पद के अफसर का तबादला नहीं किया जा सकता, इसलिए याचिका में ट्रांसफर का जिक्र भी है। इसके अलावा परमवीर की याचिका पर कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट पहले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट भेजा है। लेकिन इस दरमियान में आपको बताऊं कि बड़ी खबर यह आ रही है, बड़ी खबर इसी मामले में जुड़ी आ रही है कि परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है, इस चिट्ठी पर जांच बिठा दी गई है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, रिपब्लिक भारत पर इस वक्त की बड़ी खबर है कि परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी बम फोड़ा था उस पर महाराष्ट्र सरकार ने जांच बिठा दी है। परमवीर की चिट्ठी पर एक्शन में सरकार है। महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा, महाराष्ट्र सरकार ने कमेटी बना दी है। वो कमेटी अब 6 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी, पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। परमवीर की चिट्ठी पर यह बड़ा एक्शन लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। इससे पहले आपको याद होगा, खुद अनिल देशमुख ने कहा था कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से कहा है कि वो एक कमेटी बना दे रिटायर्ड जज की नेतृत्व में और वो इसकी जांच करें। मैं आपको दिखाऊं इसके अलावा परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए, उसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार का एक्शन हम आपको बता रहे हैं, कमेटी का गठन करा जाएगा। चिट्ठी बम पर महाराष्ट्र सरकार ने एक्शन लिया है। उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी बना दी है। यह बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से कि कमेटी अनिल देशमुख की जांच करेगी और परमवीर के इल्जामों की जांच करेगी, जो परमवीर ने इल्जाम लगाए हैं। रिटायर्ड जज कैलाश इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसके अलावा 6 महीने उन्हें दिए गए हैं। 6 महीने में उन्हें रिपोर्ट सौंपनी है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। 6 महीने में यानी वसूली कांड पर जांच होगी। 100 करोड़ की वसूली का जो आरोप परमवीर सिंह ने लगाया था, उस पर इन्वेस्टिगेट करेगी ये टीम। और इस दरमियान एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें कि
एक्टर एजाज खान को डिटेन कर लिया गया है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, एनसीबी ने एजाज खान को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स केस में एजाज खान को हिरासत में लिया गया है। एजाज खान जो एक्टर हैं, अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। एजाज खान एनसीबी पहुंचे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एजाज खान एनसीबी ऑफिस पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें दिखाई जरा। एजाज खान ने क्या कुछ कहा पहुंचने के बाद, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एजाज खान अक्सर विवादों में रहते हैं अपने बयानों के चलते। एनसीबी पहुंचे यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस पहुंचे, वहां एजाज खान ने क्या कुछ कहा सुनिए जरा। एजाज खान ने क्या कहा सुनिए जरा। क्या हुआ, क्या है, थोड़ा सा बताएं हमें। सर ने मिलने बुलाया मुझे। जी, किस संदर्भ में? किस संदर्भ में गया? मिलने बुलाया सर ने, मैं आ गया मिलने। जी, कुछ डिटेन किया गया है आपको? नहीं। एजाज आपको क्यों लाया गया है? लाया थोड़ी गया भाई। हाँ जी, क्या हुआ, क्या है, थोड़ा सा बताएं हमें। सर ने मिलने बुलाया मुझे। जी, किस संदर्भ में? किस संदर्भ में गया? मिलने बुलाया सर ने, मैं आ गया। तो एजाज खान कह रहे हैं मिलने बुलाया है, लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको बताते हैं। एनसीबी ने कोई रिश्तेदारी करने नहीं बुलाया। क्यों बुलाया देखिए जरा। एजाज खान दरअसल बटाटा गैंग में आपको बताऊं हिस्सा होने का आरोप है, यानी एजाज पर आरोप है कि वो बटाटा गैंग का हिस्सा है। साथ ही आपको बताएं मुंबई में कई इलाकों में छापेमारी की गई है, एक दो नहीं कई इलाकों में मुंबई में रेड की गई है। और इस रेड में आपको बताएं वर्सोवा मीरा रोड पर छापेमारी की है एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। और उस रेड के बाद यह पता चला है दरअसल कि शादाब बटाटा को गिरफ्तार किया है। यह बटाटा गैंग दरअसल ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट चलाता है मुंबई के अंदर। शादाब बटाटा को गिरफ्तार किया जो कि फारूक बटाटा का सुपुत्र है। 2 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। एमडीएमए जो सबसे महंगी ड्रग्स है और सबसे ज्यादा एमडीएमए रखने के मामले में बड़ी सजा होती है, उसमें उसकी 2 करोड़ की खेप बरामद हुई है, जिसके बाद एजाज के ठिकानों पर रेड हुई है। यानी एजाज छोटे मोटे मामले में नहीं, बड़े ड्रग्स के मामले में उन्हें फिलहाल हिरासत में लिया गया है। आगे इस पर क्या अपडेट होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। अंधेरी लोखंडवाला में भी छापेमारी की गई है। तो सवाल यह है कि एजाज खान फिलहाल अभी डिटेन्ड है, लेकिन क्या एजाज खान की मुश्किलें कम होंगी या कुछ तार बटाटा गैंग के साथ जुड़े हैं? बहरहाल ये भारत की बात है। मैं खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बंगाल लिए चलते हैं, क्योंकि बंगाल में आज सितारे जमीन पर उतरे। एक दो नहीं, पूरी फौज सितारों की जमीन पर थी। और देखिए जरा कौन कौन से सितारे वोट मांगने के लिए पहुंचे। এবার পশ্চিম बंगाल में बीजेपी सरकार, दीदी नंदीग्राम से भी हारेंगे। खेला होई ना विकास होई, इस बार बंगाल छोड़ना होगा। तुम आई दीदी गई खाने माटी मानुष करे चित्कार, দয়া করুমা দয়া করুমা। এবার পশ্চিম बंगाल में बीजेपी सरकार, দয়া করুমা দয়া করুমা। दीदी नंदीग्राम से भी हारेंगे, यह आप बात जान लीजिए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। बंगाल में मेरा रिलेशन जो है ना, ये हीरो और फैन का नहीं है। उनके साथ मेरा रिश्ता है, दिल से है, हृदय से है। उन्हें मालूम है मैं उन्हें कितना प्यार करता हूं और मैं भी जानता हूं वो मुझे कितना प्यार करता है। माँ अपने माटी मानुष पे दया करेंगी। और जो लोग चुनाव के समय चंडी पाठ कर रहे हैं ना, जिन्होंने चंडी पाठ करने वालों को रुलाया है, अब उनके रोने की बारी है। हम लोग जीत रहे हैं, ऐतिहासिक जीत है, 200 पार है, हम लोग जीत रहे हैं। मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बन रही है। शाह ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा 30 में से हम 26 सीटें जीतेंगे। उस पर ममता बनर्जी ने कहा कि 30 की 30 क्यों नहीं बोल देता अगर इतना ओवर कॉन्फिडेंस है तो। अगर है तो 30 ही क्यों नहीं जीतेंगे? उन्होंने कहा है कि दैट्स व्हाट आई थिंक। एक जजमेंट होती है, जजमेंटल होते हैं लोग। 30 के 26, मैं बोलता हूँ 28। यहाँ माँ भी रो रही है, माटी भी रो रही है, बेटी भी रो रही है, मानुष रो रहा है। तो मई दीदी गई, दीदी खेला ना होबे। दीदी को पता है कि 2 मई और टीएमसी गई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी যাচ্ছে, बीजेपी আসছে। सबसे
सबसे बड़ी लड़ाई नंदीग्राम है। आपको जल्दी से बताते हैं, एक नजर में आप जान जाएंगे नंदीग्राम की स्थिति क्या थी पुरानी। जरा दिखाइए, दीदी बनाम शुभेंदु अधिकारी की लड़ाई है नंदीग्राम में। बाहरी बनाम भूमिपुत्र की लड़ाई है। दीदी को शुभेंदु कह रहे हैं बाहरी है और शुभेंदु खुद को कह रहे हैं भूमिपुत्र है। आपको बताएं, ममता बंगाल की सबसे ताकतवर सीएम है, ये दावा कर रही है। शुभेंदु कह रहे हैं वो तो नंदीग्राम के बेटे हैं, नंदीग्राम में उनका दबदबा है। दबदबे के पीछे बड़ी वजह क्या है मैं आपको बताऊं। बड़ी वजह यह है कि शुभेंदु के पिता और भाई सांसद हैं और अधिकारी परिवार की नंदीग्राम में खासी लोकप्रियता और पहचान है। इसके अलावा आपको बताऊं कि 70% हिंदू हैं, 30% मुस्लिम आबादी है, तो ध्रुवीकरण के पूरे चांसेस हैं नंदीग्राम में। ध्रुवीकरण से फायदा बीजेपी को होगा, ऐसा कहना है जानकारों का। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 2 मई को हकीकत निकलकर सामने आएगी कि कौन कितना पानी में था। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं नांदेड़, जहां से आज हिला देने वाली, दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। देखिए जरा ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए लोगों का रेला निकल रहा है यहां से। होला मोहल्ला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डरा देने वाली तस्वीरें। हाथों में तलवार है, देखिए किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में भाला है और ये सब पुलिस वालों पर हमला हो रहा है। बैरिकेडिंग तक तोड़ डाली गई है। हालात सोचिए क्या थे वहां पर होला मोहल्ला के दौरान। ये देखिए बैरिकेडिंग पलटा दिए गए, तलवार से पुलिस पर हमला हुआ है। हालात बहुत खराब थे। अगर फुल स्क्रीन तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो आप देखकर डर जाएंगे, रूह कांप जाएगी। सोचिए क्या माहौल था वहां पर। ये देखिए जरा तस्वीरें, क्या हालात थे, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये भीड़ का हमला था और भीड़ के इस हमले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। उसके बाद क्या एक्शन हुआ ये मैं आपको दिखाता हूं। इन तस्वीरों के बाद नांदेड़ में क्या एक्शन हुआ है देखिए जरा। इसके बाद 20 गिरफ्तारियां हुई हैं। 400 लोगों ने हमला किया था, 20 अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें 390 आरोपियों की तलाश जारी है कि 390 कौन थे। 410 के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। 4 पुलिसकर्मी घायल है, 1 गिरफ्तार किया गया है अब तक। एसपी डीएसपी की गाड़ी पर हमला हुआ, यह बहुत बड़ा हमला था जो नांदेड़ में हुआ है। एसपी डीएसपी की गाड़ी पर भी यह अटैक किया गया है। पुलिस के 6 वाहनों को, 6 पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये नांदेड़ में अब तक एक्शन हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं। ये देखिए तस्वीरें जरा, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हिला देने वाली तस्वीरें हैं। सोचिए जरा क्या आलम रहा होगा, क्या मंजर रहा होगा जब वहां तलवारें चल रही थी, लोगों में डर और खौफ का माहौल था। ये देखिए जरा तस्वीरें, 400 आदमियों ने जब हमला किया, 400 लोगों ने जब हमला किया, उसके बाद का मंजर हम आपको दिखा रहे। 4 लोगों ने जब हमला किया, 400 लोगों ने जब तलवारों से हमला किया, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सोचिए पुलिस ने सिर्फ क्या कहा था। पुलिस का कहना था कि कोरोना चल रहा है, भीड़ मत लगाइए वरना कोरोना और ज्यादा फैलेगा। बाकायदा गाइडलाइन जारी हुई थी। उसके बाद देखिए माहौल क्या था। लेकिन उसके बाद भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कोरोना से बचाव का वक्त है। देश के बड़े बड़े जानी मानी हस्तियां कोरोना पॉजिटिव हो गए। एक नजर आपको दिखाते हैं जल्दी से, कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए। फारूक अब्दुल्ला को कोरोना हो गया है। न सिर्फ फारूक अब्दुल्ला, इस लिस्ट में और बड़े चेहरे। कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर ने बाकायदा खुद ट्वीट किया था कि उनको कोरोना हो गया। सचिन तेंदुलकर के अलावा और कौन से दिग्गज हैं जो कोरोना की चपेट में है। क्रिकेटर यूसुफ पठान को कोरोना हो गया है। न सिर्फ यूसुफ पठान, इस लिस्ट में कुछ और क्रिकेटर भी हैं। इरफान पठान यानी यूसुफ के भाई इरफान पठान को भी कोरोना हो गया है। इसके अलावा आपको बताऊं कि एस बद्रीनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एस बद्रीनाथ के अलावा हरमनप्रीत कौर भी कोरोना पॉजिटिव हैं और कुछ और चेहरे हैं जिनमें फातिमा सना शेख भी हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। रमेश तोरानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह सिर्फ बताने का मतलब यह है, मकसद यह है कि यह वक्त है, संभल जाइए, कोरोना किसी को नहीं बख्शता है। लेकिन इस दरमियान एक अच्छी खबर भी आपको बताएं कि कोरोना वैक्सीन जल्दी हो सकता है, कुछ वक्त में बच्चों के लिए भी आ सकती है क्योंकि सभी की फिक्र बच्चे हैं। देखिए जरा, कोरोना के लौटने की आशंका के बीच पूरी दुनिया के लिए एक राहत की खबर आई है। अब बच्चों के लिए भी जल्द ही आ सकती है कोरोना की वैक्सीन।
अमेरिका में बच्चों पर फाइजर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। 16 से 17 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल में कुल 144 बच्चे शामिल हैं। फाइजर ने वैक्सीन को 3 अलग अलग तरह के डोज में देने का प्लान बनाया है। अगले चरण में 4500 बच्चों को टीका लगाने का प्लान है। फाइजर इस दौरान बच्चों में सुरक्षा, टीका सहने की क्षमता और वैक्सीन से पैदा हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता की जांच करेगी। कंपनी को उम्मीद है कि साल 2021 के पहले 6 महीने में यह पूरा हो जाएगा, यानी हो सकता है कि 2022 बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की सौगात लेकर आए।